कुणा वाव ग म्हणे भीमा कोरेगाव ग आत्ता नाही कुणा वाव ग म्हणे भीमा कोरेगाव ग आत्ता नाही कुणा वाव ग म्हणे भीमा कोरेगाव ग खरोखरी नवी क्रांती केल्यासारखं वाटतंय खरोखरी नवी क्रांती केल्यासारखं वाटतंय बाळासाहेबांना पाहून ग बाळासाहेबांना पाहून ग भीम परतून आल्यासारखं वाटतंय 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 बंधूंनो आणि भगिनींनो 2019 असणारी ही निवडणूक मी एक महत्त्वाची मानतोय याचं कारण की एका बाजूला संविधान आहे ज्याचं जतन करायचं आहे ते यापुढे चालेल हेही बघायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जो अत्याचार झाला मुसलमानांवरती झाला शिवविकासवरती झाला ख्रिश्चनांवरती झाला ज्याची फार चर्चा झाली नाही पण इथल्या असणाऱ्या जैन धर्मियांवरती झाला या सगळ्या धार्मिक समूहावरती जो अत्याचार करण्यात आला त्या अत्याचाराला कुठेतरी अंत करण्याची संधी आली अशी परिस्थिती ही संधी वापरायची की न वापरायचा हा आपल्या समोरचा सगळ्यांचा प्रश्न आहे मी असं म्हणेन की ही संधी आपण वापरली बीजेपीच्या सरकारने सुरुवात केलेला आहे त्याची अंत करण्याची संधी आपल्याला आली आम्ही अपेक्षा बाळगत होतो की काँग्रेस बरोबर समझोता होईल परंतु काँग्रेस बरोबर समझोता झाला नाही मुस्लिम समाजाचा असणारं फार मोठा तगादा होता की काही करा आणि काँग्रेस बरोबर जमवा आम्ही म्हणत होतो बा काँग्रेस बरोबर आम्ही जमवायला तयार आहे पण प्रेम हे कधी एकतर्फी होत नाही ते दोनतर्फी व्हावं लागतं दुर्दैवाने काँग्रेस आमच्यावरती प्रेमच करू शकत नव्हती अशी परिस्थिती होती मोदीने काँग्रेसवरती कोणावरती प्रेम करणार नाही अशी बंधनं लादली होती आणि तो म्हटलं हे जर तुम्ही उल्लंघन केलं तर मग आपल्याला माहित आहे काय होतं हे आपल्याला माहित आहे जेलमध्ये जावं लागतं काँग्रेसवाल्यांनी ठरवलं की आपण आता कोणावरती प्रेमच करायचं परिस्थितीच तशी होती एक साधा प्रश्न आपल्या सगळ्यांना विचारतो की आपलं पोरगं आणि शेजारचं पोरगं जर पोलीस स्टेशननी पकडून घेतलं तर आपण सोडवायला कोणाचे जाती
आपण कोणाला सोडवायला जातो? आपल्याच पोराला ना. हा नील ते शेजारच्या पोराचं नाही, काय चालू झालं नंतर बघू आपण त्याला. चालू आहे ना. आता सोनिया गांधीचा जावई जवळचा की इथला मुस्लिम समाज जवळचा? सोनिया गांधीला स्वतःचा जावई जवळचा की इथला मुस्लिम समाज जवळचा? मग आता जावयाची हालत काय आहे? जावयाची हालत काय? कोणाला माहित आहे? कोणाला माहित आहे का? दररोज कोर्टात, दररोज पोलीस स्टेशन मध्ये. इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि सोनिया गांधी की जो जमात है पिछले 2.5 महीने से एक तो पुलिस स्टेशन में दिखाई देते, नहीं तो कोर्ट में दिखाई दे रहे. ईडी से कहा है कि भैया इसको अगर अरेस्ट करना है तो हमको पहले इत्तला कर देना. जिस दिन ईडी जो है इत्तला कर देगी उस दिन कोर्ट उसको मान्यता देगी, अंदर हो जाएगा. मोदी जो है एक अजीब और गरीब तरीके का डॉक्टर है. डॉक्टरी पास करने के लिए BA होना होता है या MBBS होना होता है, लेकिन मोदी जैसे डॉक्टर पैदा करने के लिए सिर्फ 10वीं पास की डिग्री जरूरत है. अब ये डॉक्टर ऐसा है कि वो पेशेंट से कहता है कि तुझे जिंदा रहना है या मरना है ये बता. अगर जिंदा रहना है तो मैं जैसे कहता हूं वैसे कहिए, अगर मैं कहता हूं वैसे अगर नहीं करना है तो ऑपरेशन करते करते अल्लाह प्यारा हो जाए. आप कौन मरना चाहता है ये मुझे बताओ? कोई मरना नहीं चाहता, अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता. तो कांग्रेस वालों ने कहा है कि भैया इसकी बात मान लो और अपनी जिंदगी जेल के बाहर जितनी एक्सटेंड कर सकते हो उतनी एक्सटेंड कर लो. और इसलिए देश भर में कहीं भी कांग्रेस का किसी के साथ भी समझौता नहीं है. कि उसकी उसी की भी हालत रॉबर्ट वडेरा जैसी. इसलिए उसने नरेंद्र मोदी जो डॉक्टर है उसकी बात मानी और वहां की बातचीत तोड़. ये कई इलाकों का वाकया है कि कांग्रेस ने बातचीत शुरुआत की लेकिन आदि में ही छोड़, क्योंकि मोदी एक सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है. वो अच्छी तरह से जानता है कि कौन लोग जेल में जाना पसंद करते और कौन लोग जेल में जाना नहीं पसंद करते. वो भी कांग्रेस में से ऐसे लोगों को चिंता है कि जो जेल में जाने के लिए तैयार है या जेल में जाने से डरते हैं, और उनके ही पीछे वो इंक्वायरी लगा देता और कह देता है भैया इंक्वायरी में आपके पास बहुत सारे सबूत मिल गए, आप बताओ क्या करना है. तो कांग्रेस में भी चिदम्बरम जैसे व्यक्ति है वो बीच बीच में बयान देते, नहीं मोदी जी अच्छे हैं, एक बार अच्छे बयान देते, 3 बार गलत बयान देते थे, मोदी के खिलाफ का बयान देते. तो इस देश की राजनीति चाहे वो सत्ताधारी पार्टी की हो या विरोधी पार्टी, कांग्रेस विरोधी पार्टी की हो, चलाने वाले 2 ही आदमी, एक अमित शाह और दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा और कोई.
आज नागपुर के कांग्रेस के उम्मीदवारी का बयान अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसने भगवान को ही गाली दी। अब मैं पूछता हूं, उम्मीदवार वोट मांगने जा रहे हैं, भगवान को गाली देने जा रहे हैं? आशा के बात। ये जो दोगली राजनीति का खेल इस देश में चल रहा है, दिखाना कुछ, करना कुछ, इसको हम लोग ने समझना चाहिए, परखना चाहिए। अगर इसको हम लोग समझेंगे नहीं और परखेंगे नहीं, तो शायद मेरे ख्याल से अपना निशाना जो है वो चूक जाएगा। ऐसी एक परिस्थिति है। महाराष्ट्र में हिमायन की स्थिति बदले, एक राजनीतिक मुसलमानों की पार्टी उभर आया, और इसलिए औरंगाबाद में जो है इम्तियाज जलील जो एमएलए है, इम्तियाज जलील, उसकी नुमाइंदगी वहां से फिक्स कर रहा कांग्रेस की चाहता। अशोक चौहान का दाहिना बायां हाथ जो है अब्दुल सत्तार, उसको मैदान में उतारने की कोशिश कांग्रेस की चल रही है। अब्दुल सत्तार की ऐसी परिस्थिति है कि अशोक चौहान उसको कहे भैया उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। वो अशोक चौहान के अधिकार नियम के बाहर नहीं है, वो उनकी ही सुनता रहता है, क्योंकि उन्होंने ही उनको 3 बार एमएलसी बनाया है और आज भी वो एमएलसी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, आपने तो जामबड़कर के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थे उसके नाम अनाउंस किया, वो बेचारा अपने काम को लगा, और जैसे ही इम्तियाज जलील की नुमाइंदगी जाहिर हुई, वैसे ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलना शुरुआत किया और अब्दुल सत्तार की बात वहां पर शुरुआत हुई। ये जो कांग्रेस की दुगली राजनीति है, या मैं कहूंगा कि मुसलमानों की राजनीति या ना उभरे, ऐसी हो जो चाल चलते हैं, इसको हम लोग ने पहचानना जरूरी है। इम्तियाज जलील अगर चुन जाते तो शायद मेरे ख्याल, अभी फैसला नहीं है, लेकिन अगर अब्दुल सत्तार अगर बीच में टांग नहीं आते तो शायद मैं ये कहता कि उनकी सीट आसानी से निकल सकती। लेकिन अब्दुल सत्तार ने वहां पर टांग अड़ाने की वजह से अटकल पैदा हुई, ऐसी एक परिस्थिति है। ये जो कांग्रेस की नीति है कि मुसलमानों की राजनीति ना शुरुआत, मुसलमान जो है वो हमारे रहन करम पे ही चले, हमारे इशारे पर ही चले, इसको मैं समझता हूं कि मुसलमानों को तोड़ना जरूरी है। और मुसलमानों ने कहना यह है कि हम भी अपनी राजनीति शुरुआत करेंगे और करने के लिए तैयार है, समझ है, बूझ है, हकीकत है और ताकत है। ये वो एक परभनी से, एक पश्चिम महाराष्ट्र में हातकणंगले जो मतदार संघ है वहां से है, तीसरे जो है वो मालेगांव से है, चौथे जो है वो बंबई के नॉर्थ सेंट्रल की सीट पे है। कांग्रेस जो कहती है कि ये मुसलमानों की ओर वोट ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है, इस बार क्या है, ये अभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ये जो विश्वास, आम आदमी का जो विश्वास है, ये आम आदमी का विश्वास जो है मेरे ख्याल से हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो भी टटोलना चाहिए, उसको उभरने का एक मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये
चारों उम्मीदवारों की आज की परिस्थिति अच्छी है। राजू शेट्टी उनके खिलाफ है। राजू शेट्टी यही कह रहा है कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट के साथ मुझे लड़ना है, उसी के साथ मेरी लड़ाई है, दूसरा तीसरा और कोई नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि इसको निकाल दो, मैं आसानी से निकल जाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा तुम भी हट जाओ, हाजी को पहले लोकसभा में जाओ। है इस देश में बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, बदलाव आ रहा है। हम लोग ने उस बदलाव को मौका देना चाहिए, बहने का उसको एक मौका देना चाहिए। अगर उसको बहने के लिए हम मौका नहीं देंगे तो वो वैसे की वैसे रुका रहेगा। कांग्रेस ये पार्टी चाहती है कि इस देश का जो बदलाव है वो ना आए, ताकि उनकी पारिवारिक राजनीति जो है वो पारिवारिक राजनीति वैसे की वैसे बरकरार रहे और चलते रहे और काट भी नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं थी। 1 सीट लो, 2 सीट लो, 3 सीट लो, हमने कहा सीट की बात ही नहीं है। कांग्रेस वालों से हमने कहा कि आपकी हालत ऐसी है कि आप कई सीटें 3-3, 4-4 बार हार चुके। कई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की ऐसी परिस्थिति है कि आपके पास नुमाइंदे भी खड़े करने के लिए नहीं है। और आपने देखा होगा कि इस बार कांग्रेस ने करीब करीब 8 उम्मीदवार बाहर से ली है और ये 8 उम्मीदवारों का इतिहास अगर हम लोग देखें तो वो सनातन संगठनों से जुड़े हुए हैं। सनातन संगठनों से जुड़े हुए, इसका मतलब कांग्रेस सेकुलरिज्म खत्म हुई और कांग्रेस का आरएसएसीकरण शुरुआत हुआ है। कांग्रेस का जो है आरएसएसीकरण शुरुआत हुआ है और इसलिए मैं मुसलमानों से यहाँ पे आग्रह करूंगा कि इस बात को हम लोग आप लोगों ने समझना है। जिस तरह अपनी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए बाहर निकलती है, वैसे कांग्रेस पार्टी जो है अपने जमाई रॉबर्ट वडेरा को बचाने में लगी हुई है। और इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। अपने बाप दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो डर रहा है और इसलिए केरला भाग गया, ऐसी एक परिस्थिति है। और ऐसी जगह भाग गया है कि जहाँ पर 7% क्रिश्चियन वोट है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उसने चुनी थी। ये जो बातें हैं मेरे ख्याल से बहुत कुछ कह जाती है कि जिस व्यक्ति ने, जिस राहुल गांधी ने गुटी में अपने पुरखों की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है, इसी से दिखाई देता है कि कांग्रेस जो है वो विरोधी पार्टी नहीं रही है, तो एक संगठन बनकर रह चुकी है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की परिस्थिति आपके सामने अकोला की। मुसलमान अगर कब्बशी की तरफ मोड़ लेते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए मोड़ सकते हैं, तो बीजेपी की हार ये निश्चित है, ये मुसलमानों ने समझा। ये बात सही है कि हिदायत पटेल इस इलेक्शन में खड़े हैं, समाज के उम्मीदवार हैं, इसलिए मुस्लिम समाज में कश्मकश जरूर है। कुछ लोग मुझे पूछते भी है कि समाज के आदमी है क्या करें, तो मैं उनसे एक ही सलाह देता हूं, मैं उनको एक ही सलाह देता हूं, आपको महफूज रहना है नहीं रहना इसका फैसला है। आपको महफूज रहना है या नहीं रहना है इसका फैसला है। महफूज रहना है तो बीजेपी को आपको हराना है, और अशांत वातावरण में अगर जीना है तो बेशक समाज के उम्मीदवार को वोट दीजिए।
मैंने उनसे कहा कि ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शन की तरह नहीं है। ये इलेक्शन ऐसा है कि दोबारा बीजेपी को और मौका मिलता है, दोबारा अगर आरएसएस को मौका मिलता है तो मान लीजिए कि संविधान बदलते ही रहेगा और ऐसे कई दंगों की, आप लोगों की कहानी हम लोग सुनते रहेंगे और फिर अफसोस करते रहेंगे। तो शायद मेरे ख्याल से पानी बह गया होगा और फिर उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए वक्त की तकाज़त है कि हम लोग सही फैसला करें और ये सही फैसला यही होगा कि कृपशी को आप वोट करेंगे तो ही बीजेपी को हरा सकते हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपना विराम करता हूँ। धन्यवाद सर। एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष व त्यांचे सर्व कार्यकर्ते तसेच तालुक्याच्या एमआयएम व त्यांचे सर्व कार्यकर्ते व तमाम वंचित बहुजन आघाडीचे खंदे कार्यकर्ता आपण सगळे मिळणार सत्तेत मानाचं स्थान, येणार वंचित बहुजन आघाडीचं सरकार।